वेलकम टू अ स्टोरी की दुनिया चैनल। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 92 रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। एक हफ्ते बाद एसआर कंपनी। नील इस वक्त शिवाय के सामने खड़ा था और शिवाय अपने केबिन में बने हेड चेयर पर बैठा हुआ नील को घूर रहा था। तभी नील बोला, भाई क्या मुझसे कुछ गलती हो गया कि आपने मुझे बुलाया? जिस पर शिवाय अपने हेड चेयर से खड़े होते हुए धीमे धीमे कदमों से नील के पास आ गया। वही शिवाय को इतना करीब देखकर नील को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोला, भ भाई। वही ऋषभ थोड़ी दूर होकर दोनों भाइयों को देख रहा था। तभी नील फिर से बोला, भाई। तो इस बार शिवाय अपने मुंह को खोलते हुए बोला, शट अप। एक वर्ड नहीं। और तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? मुझे पता चला है कि तुम पूरे एक हफ्ते से ओबेरॉय मेंशन के अपने कमरे से नहीं निकले हो। जिस पर नील घबरा गया और वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, वह तो मैं बस। जिस पर शिवाय आराम से केबिन में रखे सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठ गया और बोला, तो कैसी बात है नील ओबेरॉय? जिस पर नील अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोला, भाई वो तो मैं ओबेरॉय मेंशन से बाहर इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि मुझे कंपनी का काम करना होता था, और अगर मैं बाहर निकलता तो शायद मैं किसी और दूसरे काम में बिजी हो जाता, फिर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रह जाता। इतना बोलकर वह चुप हो गया और फिर अपने मन में बोला, काश भाई इस बात पर बिलीव कर ले कि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि वह बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश किया और मैं उन्हें अपनी मन की बात बिल्कुल पता नहीं चलने दे सकता कि आखिर मैं क्यों इतने दिन से अपने ही कमरे में रह रहा था। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गई, नाउ यू कैन गो। वही शिवाय को ऐसा बोलते ही नील वहां से निकल गया। उसके जाते ही ऋषभ अपने मन में बोला, आज पहली बार नील सर शिवाय सर से झूठ बोल रही हैं। उन्हें क्या लगता है शिवाय सर अगर एक हफ्ते से आउट ऑफ सिटी है तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके कानों में शिवाय की सर्द आवाज गई, पता करो को क्यों आज नील ओबेरॉय ने मुझसे झूठ बोला। इतना बोलकर वह भी सोफे से खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ऋषभ किसी के पास कॉल लगाया और बोला, पता करो कि नील सर एक हफ्ते से क्या और कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इधर नील एसआर कंपनी से निकलकर सीधा ओबेरॉय मेंशन आ गया और वह जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम की ओर जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जिस कारण उस लड़की का बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों पर गिरने की होती है कि तभी नील अपने हाथों से उस लड़की के कमर को पकड़ लेता है, जिसके कारण उस लड़की का सिर सीधा नील के सीने से टकरा गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वही नील तो जैसे होश में ही नहीं था, वह बस एक तक अपने सीने से लगी लड़की को देख रहा था और उसके देखते देखते उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वही वह लड़की जल्दी से उसके सीने से सिर को बाहर निकलकर नील के फेस को देखने लगी, जो कि बस एक मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। तभी वह लड़की अपने हाथों से एक चुटकी उसके आंखों के सामने बजाती है। तब जाकर नील का ध्यान टूटता है, लेकिन फिर भी उसका हाथ अभी भी उस लड़की के कमर पर था। तभी वह लड़की बोली, जंगली बिलोते, क्या तुम मेरा कमर छोड़ोगे या फिर उसे दबाकर तोड़ने का इरादा है? और उसके इतना बोलते ही नील जल्दी से अपने हाथ को उसके कमर से हटाकर हड़बड़ाते हुए बोला, जंगली बिल्ली, क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं सामने से आ रहा हूँ? तेरा ध्यान कहाँ था? कहीं तू मुझे अपने बॉडी से धक्का देकर सीढ़ियों पर गिराकर मारने का इरादा तो नहीं था? जिस पर आरवी चिढ़ते हुए बोली, आज तुम्हारा ज्यादा ही जुबान चल रहा है। वैसे तुम एक हफ्ते से अपने रूम में क्या कर रहे थे? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। कहीं तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? जिस पर नील स्माइल, जो कि अभी आरवी से बात करते वक्त था, वह एकदम से गायब हो गई और वह अपने इमोशनलेस फेस के साथ बोला, मुझे कुछ काम था।
जिस पर आरवी तपाक से बोली कैसा काम था, प्रोफेशनल या पर्सनल। जिस पर नील फिर से हड़बड़ा जाता है और वह आरवी से अपनी नजरें चुराने लगता है। चैप्टर 92। तभी आरवी अपने हाथों को उसके कंधे पर टिकाकर बोली, काले बिलोते, तुझे क्या लगता है तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी? वही उसके इस बात पर नील एकदम से हैरान हो जाता है और वह अपने मन में बोला, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं रूम में क्या कर रहा था। तभी आरवी हंसते हुए बोली, ओह गॉड, ओह गॉड, इसका मतलब पक्का तू मुझसे झूठ बोल रहा था। इसलिए तो तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। कहीं तू अपने रूम में बैठकर किसी गर्लफ्रेंड से तो नहीं नैन मटक्का लगा रहा था? जिससे नील फिर से हैरान हो जाता है और वह गुस्से में बोला, तू क्या अनाप शनाप सोचती रहती है? तेरे दिमाग में दिन भर बस यही कचरा चलता रहता है। जो तू मेरे बारे में भी यही सोच रही है? जिस पर आरवी मुस्कुराते हुए बोली, ओहो काले बिलोते, अब तो मुझे तेरे गुस्से से पक्का यकीन हो गया है कि तू किसी लड़की के कारण रूम में रहता है। चल अब जल्दी बता, कौन है वह खुशनसीब लड़की जिसे तू याद करता है? वहीं उसकी बात सुनकर नील एकदम से उसके कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आरवी एकदम से उसके सीने से टकरा जाती है। वहीं नील अपने हाथों को आरवी के कमर पर रखकर सहलाने लगा और फिर अपनी मदहोशी बड़ी आवाज में बोला, हाँ तू सही कह रही है, मैं अपने रूम में किसी लड़की को याद करता हूँ। और फिर वह आरवी के एक हाथ को पकड़कर अपने राइट वाले हाथ पर रखकर बोला, देख ये मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। जिस पर आरवी भी धीरे से बोली, हाँ ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से धड़क रहा है। तभी नील एकदम से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, और पता है वह खुद किस्मत लड़की कौन है जिसके लिए यह मेरा दिल धड़कता है? और वह तू है, जंगली बिल्ली, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। तू है आरवी, जिसके लिए लगता है कि मैं अपनी जान भी दे दूं। वही आरवी ने जब नील के मुंह से यह सब बात सुनी तो वह एकदम से हैरान हो गई और वह तुरंत ही नील को धक्का दे देती है। आरवी के धक्के के कारण नील पीछे होकर गिरने वाला होता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। अभी आरवी उसे कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर नील की हंसी गूंज उठी, हा हा हा, तुझे क्या लगा पगली, मैं तुझसे प्यार करता हूँ? देख हो गई ना तू मेरी एक्टिंग से इम्प्रेस, जंगली बिल्ली। आखिर मैं एक्टिंग ही इतना अच्छा करता हूँ। और फिर वह अपने दोनों कॉलर को उठाता है जैसे कि उसने कितना अच्छा काम किया हो। वही जब आरवी ने नील की मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से में कुछ करती उससे पहले ही नील वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर भागते हुए बोला, जंगली बिल्ली, तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। और फिर वह अपने पीछे मुड़कर एक आंख मारकर आरवी से बोला, आई लव यू जान। इतना बोलकर वह एक झटके से अपने कमरे में घुस गया। इधर जब आरवी ने नील के मुंह से आई लव यू सुना तो वह वहीं पर फ्रिज हो गई और फिर वह खुद से बोली, ये नील ने मुझसे क्या कहा? और उसने मुझे आई लव यू क्यों बोला? कहीं वो मुझसे सच में प्यार तो नहीं करता ना? नहीं नहीं आरवी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह मुझसे प्यार करता तो वो मुझे सीधा सीधा आकर कहता। जरूर उसने मजाक में ही मुझे आई लव यू बोला होगा। और तूने देखा नहीं वो कैसे मुझसे बात कर रहा था? इतना सब बोलते बोलते वह भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इधर शिवाय अपने कार में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अपने फोन पर था जिसमें ओबेरॉय मेंशन का वीडियो चल रहा था। हुआ यूं कि एसआर कंपनी से निकलने के बाद शिवाय किसी काम से एसआर मेंशन जाना पड़ रहा था। इसलिए वह जैसे ही कार में बैठा उसने सोचा कि वह एक बार देख ले कि ओबेरॉय मेंशन में क्या चल रहा है। चैप्टर 94। क्योंकि उसने एक हफ्ते पहले ही ओबेरॉय मेंशन के हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था ताकि वह सब पर नजर रख सके। और उसने जैसे ही वीडियो खोली उसकी आंखों के सामने आरवी और नील का टकराने वाला सीन नजर आया। और उसके बाद नील और आरवी की मजाक और शरारत भरी बातें। शिवाय जैसे जैसे उन दोनों के वीडियो को देखता वैसे वैसे उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होने लगी।
और कार का टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन होने लगा, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरवी कोई और लड़के के इतनी क्लोज है। और तो और उसे लड़के ने आरवी के कमर को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार पकड़ा, जिसे देखकर उसकी पूरी तरह से खून उबलने लगा। लेकिन उसने नील का आई लव यू बोलते वक्त नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त नील सीढ़ियों से ऊपर चढ़ अपने कमरे के पास पहुंच चुका था। वही ऋषभ को जब ठंड फील हुआ तो वह अपनी मिरर से शिवाय को देखता है तो वह अंदर तक कांप गया, क्योंकि शिवाय की शक्ल देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो कि वह अभी किसी का खून कर देगा। तभी उस कार में किसी चीज की टूटने की आवाज आई तो ऋषभ देखा कि कार के बैक सीट का विंडो टूट गया है, क्योंकि गुस्से में शिवाय ने जोर से मुक्का बनाकर उस विंडो पर दे मारा था। और फिर वह हड्डियों तक कपकपा देने वाली आवाज में बोला, मिसेज राजपूत, मैं तुम्हें वॉर्न किया था, लेकिन तुम नहीं समझी, इसलिए अब मुझे तुम्हें अच्छी तरह समझना होगा। तभी ऋषभ के फोन पर किसी का कॉल आया तो वह जल्दी से फोन पिक करता है, लेकिन हड़बड़ाहट के मारे उसका फोन स्पीकर पर हो जाता है। तभी उधर से किसी छोटे बच्चे की आवाज आई, असिस्टेंट, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जिस पर ऋषभ पहले पीछे मुड़कर शिवाय को देखता है, फिर फोन को, और अपने मन में बोला, क्या एक शैतान कम था जो भगवान जी आपने मेरी जिंदगी में इस दूसरे शैतान को भेजा। तभी फिर से उसे उस बच्चे की आवाज आई, असिस्टेंट, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, अब तुम एसआर मेंशन आकर पूरे मेंशन के एरिया में 5 चक्कर लगाओगे। जिस पर ऋषभ जल्दी से बोला, नहीं नहीं अम्यांश सर, आप गुस्सा मत होइए, और आपको तो पता है एसआर मेंशन 30 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। तभी उधर से आवाज आई, अम्यांश राजपूत कभी अपना फैसला नहीं बदलता, लेकिन अगर आप शिवाय राजपूत से बात करवा दे तो मैं आपकी सजा कम कर सकता हूँ। जिस पर ऋषभ पीछे मुड़कर अपनी बेचारी वाली नजरों से शिवाय को देखता है, जैसे कि प्लीज शैतान बॉस मेरी हेल्प कर दो। लेकिन शिवाय को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मदद करने के मूड में नहीं है। तभी उधर से आवाज आई, मुझे पता है शिवाय राजपूत, आप भी असिस्टेंट के साथ हो, इसलिए कान खोल कर मेरी बात सुनो। 10 मिनट के अंदर तुम मेरे सामने होने चाहिए। इतना बोलकर फोन काट दिया। वही उसे छोटे बच्चों की बात सुनकर शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह ऋषभ से बोला, एसआर मेंशन। जिस पर ऋषभ अपने मन में बोला, वैसे भी हम लोग तो एसआर मेंशन ही जा रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद कार एसआर मेंशन के सामने आकर रुका और शिवाय अपने लंबे कदमों से मेंशन के 2nd फ्लोर पर बने एक रूम के अंदर एंटर किया। जब उसने उस रूम में इंटर किया और सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि पूरे रूम का सामान इधर उधर टूटा हुआ और फेंका हुआ नजर आ रहा था। और तुरंत ही वह चिल्लाते हुए बोला, अम्यांश वेयर आर यू? उसके ऐसा बोलते ही एक छोटा लड़का जो कि सोफे के नीचे घुसा हुआ था वह बाहर निकला और घुरकर शिवाय को देखने लगा। वही उस लड़के को खुद के ऊपर घूरते देख शिवाय लंबी लंबी कदमों से उसके पास गया और उसे अपनी गोदी में उठाते हुए बोला, छोटा पिद्दी, अभी तुम्हारी उम्र 3 साल की भी नहीं हुई और तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड नॉट बैड, और वैसे भी तुम शिवाय राजपूत के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड तो बनता है। वही वह लड़का जब खुद को शिवाय राजपूत का बेटा सुनता है तो वह शिवाय के गोदी में छटपटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, यू आर नॉट माई डैड शिवाय राजपूत। वही जब अम्यांश के मुंह से शिवाय यह शब्द सुनता है तो वह घूर कर अम्यांश को देखता है। जिस पर अम्यांश फुल एटीट्यूड में बोला, घूर क्यों रहे हो इस तरह? मुझे पता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये भी पता है कि मेरा बाप कौन है। वही उसकी बात सुनकर शिवाय जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, अब अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा बाप कौन है तो जाओ उसके पास। जिस पर अम्यांश बोला, हाँ तो मुझे भी आपके पास नहीं रहना, ले चलो मुझे मेरे बाप के पास।
वहीं उसकी बात सुनकर शिवाय अपनी छोटी आंखें करके उस लड़के से बोला, सच में? जिस पर अम्यांश बोला, आपको एक बार में समझ नहीं आती मेरी बात कि मुझे अपने बायोलॉजिकल बाप से मिलना है। और यह एक बार याद रखिएगा, अम्यांश राजपूत को बार बार बात दोहराने की आदत नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं अम्यांश को ये सब उसने ही सिखाया है। लेकिन ऋषभ, जो कि रूम में अंदर आ रहा था, उसके पैर वहीं पर रुक गए और वह खुद से बोला, इस ढेर सारे लड़के के अंदर इतना एटीट्यूड। और अगर शिवाय सर इसके डैड नहीं है तो ये किसका बेटा है? और वैसे मुझे भी जानना है कि आखिर इस लड़के का बाप कौन है। तभी शिवाय सोफे पर से खड़ा हुआ और बोला, अम्यांश ने जो तुम्हें पनिशमेंट दिया है वो पूरा करो। इतना बोलकर वो उस कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद ऋषभ बोला, जल्लाद, खरुश राक्षस कहीं का, क्या हो जाता अगर यह मुझे अभी अपने साथ ले जाता तो? दिन भर तो मेरे साथ ही रहता है, लेकिन अब मुझे जानना है कि इस छोटे लड़के का बाप कौन है, तो अपने साथ नहीं ले जा रहा है। अब आप उस कैप्टन को अपने साथ ले जाएगा, उसके बाद कैप्टन को पता चल जाएगा कि इस लड़के का बाप कौन है और मुझे नहीं, और फिर वो मुझे चिढ़ाएगा कि वो आपका खास आदमी है, मैं नहीं हूँ। तभी उसे याद आया कि उसे पनिशमेंट मिली है पूरे एसआर मेंशन के 5 चक्कर लगाने की, इसलिए वह जल्दी जल्दी शिवाय के पीछे भागा और अम्यांश से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज अम्यांश सर, मेरी पनिशमेंट को माफ कर दीजिए। मैं आगे से बिल्कुल भी आपको नाराज नहीं करूंगा। जिस पर अम्यांश बोला, जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे कि अम्यांश राजपूत कौन है? जिस पर ऋषभ खुश हो गया और वहां से अम्यांश को थैंक यू बोलकर निकलने वाला था, तभी उसके कानों में अम्यांश की सर्द आवाज गई, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मॉम को ढूंढना होगा। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषभ एक बार फिर रोनी सूरत बनाकर अम्यांश को देखता है तो अम्यांश उसे इग्नोर कर आगे देखने लगता है। वहीं ऋषभ भी अब जान चुका था कि कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है, उसे अब कैसे भी करके पनिशमेंट पूरा करना ही होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अम्यांश राजपूत की मां कौन है। और फिर वह अपने मुंह को लटकाए हुए ग्राउंड में चला गया जहां उसे पनिशमेंट पूरा करना था। और फिर वह अपने मुंह को लटकाए हुए ग्राउंड में चला गया जहां उसे पनिशमेंट पूरा करना था। वो जैसे ही ग्राउंड में गया, वैसे ही एक हत्था कट्ठा बॉडीगार्ड उसके पास आया और बोला, ऋषभ सर, जल्दी शुरू करिए दौड़ना, वरना मालूम चला कि महीना दिन सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में आप लगा देंगे। जिस पर ऋषभ गुस्से में बोला, भूलो मत, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इतना आसान है पूरे मेंशन को चक्कर लगाना। अगर मैं 5 राउंड चक्कर लगाऊं, जो कि 150 किलोमीटर का होगा, तो मैं पक्का ऊपर चला जाऊंगा। जिस पर वो बॉडीगार्ड अपने मुंह दबाकर हंसते हुए बोला, लेकिन आपको तो पनिशमेंट पूरा करना होगा वरना। जिस पर ऋषभ बिना कुछ बोले भागना स्टार्ट कर देता है। आखिर कौन है अम्यांश राजपूत? और शिवाय उसे खुद का बेटा क्यों बोलता है? और अगर शिवाय राजपूत उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो कौन है उसका बायोलॉजिकल फादर? अगर आप सब गेस कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर और सुनते रहिए हमारी स्टोरी रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी विद स्टोरी की दुनिया।